नमस्कार, मैं हूं संजना और मैं लाई हूं आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी परीक्षा का समाधान। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि बीपीएससी की परीक्षा में सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से जो परीक्षा होने वाला है उसमें जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग आज से एक सीरीज शुरू करेंगे और उस सीरीज में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सीरीज में सबसे पहले हम इतिहास को शुरू करेंगे और इतिहास से, प्राचीन इतिहास से हम लोग आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे अब प्राचीन इतिहास को और यहाँ से हम अपने सीरीज को शुरू करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर का नहीं होने वाला है, तो आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हम लोग देख रहे हैं इतिहास को, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो जो बीत गया है उसे हम इतिहास कहते हैं, या फिर इतिहास वो है कि बीते हुए समय का जो कालखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। या फिर बीते हुए समय में काल क्रमानुसार जो घटनाएं घटी हुई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जान लिए कि इतिहास किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया है। तो 3 में हम देखेंगे कि पहला प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और पहला हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद से आध ऐतिहासिक काल और उसके बाद से ऐतिहासिक काल। तो हम लोग ये देखेंगे कि इतिहास जो है, तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इस तरह से अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि किसे कहते हैं। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल हम लोग किसे कहेंगे, तो वो कालखंड जिस कालखंड में क्या लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेखन कला इस समय विकसित नहीं हुई है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। इस काल में लेखन कला नहीं है और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो क्या है, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त है। आगे हम देखेंगे आध ऐतिहासिक काल को। आध ऐतिहासिक काल वो है कि जिस काल में लेखन कला विकसित हो चुकी थी लेकिन उस काल के लेखन को पढ़ा नहीं जा सका है, किसी कारणवश उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इस काल में लेखन कला थी और इसके साक्ष्य के तौर पर हम पुरातात्विक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम आध ऐतिहासिक कहेंगे। ऐतिहासिक में हम देखेंगे कि जिस काल में, ऐतिहासिक में हम क्या देखेंगे कि जिस कालखंड में लेखन कला विकसित हो चुकी है, जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है और पुरातात्विक साक्ष्य भी इसके मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक काल कहेंगे। आगे इसके हम देखते हैं यहाँ की आध ऐतिहासिक, जो प्रागैतिहासिक काल है उसको। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग देखेंगे कि हमारे विद्वानों ने अपनी सुविधाओं के तौर पर 4 भागों में इसे बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, धातु काल या लौह काल। आमतौर पर ऐसे 3 मिलते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 देख रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और धातु काल, ये हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल है उसको भी फिर 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद से देखेंगे कि उत्तर पूरा पाषाण काल या फिर उच्च पूरा पाषाण काल, इसे हम कहेंगे। तो हम लोग समझ लिए प्रागैतिहासिक काल को कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। इसके आगे हम लोग देखेंगे आध ऐतिहासिक काल को। आध ऐतिहासिक काल को भी 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो होगा उसे ताम्र पाषाण काल कहेंगे और दूसरे को हम लोग लौह काल कहेंगे। पहला ताम्र पाषाण काल और दूसरा हो जाएगा लौह पाषाण काल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ताम्र पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो ताम्र पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है, तो पहला क्या हो जाएगा, किसका 3 फेज है, तो पहला ताम्र पाषाण काल प्रथम, ताम्र पाषाण काल द्वितीय और ताम्र पाषाण काल तृतीय। इस तरह से हम लोग देखेंगे। प्रथम और तृतीय को अगर हम छोड़ दे तो इसमें जो ताम्र पाषाण काल द्वितीय होता है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो काल है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल अगर हम कहें तो ताम्र पाषाणिक काल भी हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक लौह काल है यहाँ पे।
आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें ऐतिहासिक काल को। तो ऐतिहासिक काल जो है इसको भी 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको क्या किया गया है कि 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसे हम लोग विस्तार से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस तरह से इतिहास का ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। और आपका इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो किस काल से संबंधित है, तो इसमें से ऑप्शन दिया रहेगा कि आधा ऐतिहासिक काल हो सकता है, ऑप्शन में ताम्रपाषाण काल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से कहीं हमें ये भी पूछ सकता है कि नवपाषाण काल जो है वो किस समय का है, तो प्रागैतिहासिक काल का हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे और लाइन से अगर इसे पढ़ेंगे, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन ना पढ़ करके अगर एक सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे, तो मेरा उम्मीद है कि हाँ आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर पूरा पाषाण काल को। औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर पूरा पाषाण काल को देखेंगे तो पूरा पाषाण काल को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 कालखंडों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस तरह के 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब इन तीनों कालखंडों को हम लोग देखेंगे कि किसमें किस तरह की चीज़ों को रखा गया है और क्या क्या इसके बारे में कहा गया है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल में औजार बड़े आकार के भद्दे तथा बेडौल है। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल की हम लोग बात करें तो इस काल में औजार जो थे वो बड़े थे, यानी बड़े बड़े पत्थरों के ही औजार बनाए जाते थे, बड़े औजार थे। और वहाँ पर क्या किया गया है कि जैसे औजार में कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं है, वो भद्दे तरह के बनाए गए हैं और बड़े आकार के औजार जो है वो पाए जाते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। तो बड़े और भद्दे औजार निम्न पूरा पाषाण काल में मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले औजार को ही देख लेते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में बात करेंगे तो औजार क्या है कि अब सुंदर हो गए हैं, सुंदर और पहले से छोटे फलक वाले हो गए हैं। औजार जो है सुंदर तथा छोटे फलकों का उपयोग। अब औजार जो है उसे अब बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ करके बनाया जा रहा है। तो औजार पहले से छोटे हो गए हैं और सुंदर हो गए हैं, फलक वाले हो गए हैं, साइड वाले औजार बनने लगे हैं। आगे हम देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में। तो औजार काफी विकसित अवस्था में। अब उच्च पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे तो औजार जो है वो बहुत ही विकसित अवस्था में हो चुका है। यानी कि पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल की अपेक्षा हम देखेंगे तो उच्च पूरा पाषाण काल में औजार जो है वो काफी विकसित हो चुके हैं। अब फिर से हम आते हैं निम्न पूरा पाषाण काल की ओर। तो निम्न पूरा पाषाण काल में देखेंगे कि संपूर्ण औजार जो है वो पाषाण से ही निर्मित है। निम्न पूरा पाषाण काल में जितने भी औजार बने वो सबके सब औजार पाषाण के बने, यानी कि पत्थरों के बने हैं। सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का औजार बना है निम्न पूरा पाषाण काल में। और इसके आगे मध्य पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे तो उपकरणों के निर्माण में पैनापन, यानी कि यहाँ पर भी निम्न पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल में भी जो औजार है वो पत्थरों के ही बन रहे हैं, लेकिन अब इसमें छोटापन आ गया है। क्या आया है? छोटापन आ गया है। पहले की अपेक्षा अब ये छोटे हो चुके हैं यहाँ पर। इसके आगे हम देखेंगे उच्च पूरा पाषाण काल में तो उपकरण पत्थर के ब्लेड से निर्मित है। उपकरण क्या चीज से बनने लगे हैं? पत्थर के ब्लेड। यानी कि अब लोग इतने विकसित हो चुके हैं कि पत्थर का ब्लेड बना दे रहे हैं। पत्थर के ब्लेड से अब उच्च पूरा पाषाण काल में पत्थर के ब्लेड का औजार बन रहा है, यानी पत्थरों का भी ब्लेड बना दिया जा रहा है और उसका औजार बन रहा है वहां पे। फिर हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में कि कौन से पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चलो भाई पत्थर का तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पत्थर के इस्तेमाल के साथ कौन से पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम देखेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्जाइट पत्थर का यूज हो रहा है, ठीक है। क्वार्जाइट पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है निम्न पूरा पाषाण काल में। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल में ऐसा नहीं है कि एक ही पत्थर का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे और भी पत्थर हैं, लेकिन क्वार्जाइट जो है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है। मध्य पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे कि क्वार्जाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो पहले इस्तेमाल हो रहा था वो भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ में नया भी कुछ आया है, जैसे जस्पर चाट पत्थर जो है ये चीज नया आया है और इसके औजार बनाए जा रहे हैं यहाँ पर।
अब इसके आगे हम लोग उच्च पुरा पाषाण काल में देखेंगे तो यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पत्थरों का इस्तेमाल बंद हो गया, पत्थरों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हाथी दांत तथा जानवरों के सींग का भी प्रयोग हो रहा है। हाथी दांत, जानवरों के सींग और हड्डियों का भी प्रयोग किया जा रहा है उच्च पुरा पाषाण काल में। तो इस तरह से हम लोग औजार के आधार पर, यानी कि उपकरण और औजार के आधार पर हम लोग देख लिए कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण में क्या अंतर है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसका आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। पुरा पाषाण काल के बाद अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषताओं को देखेंगे, मध्य पाषाण काल की विशेषताओं को देखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में छोटे उपकरणों के कारण इसकी माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है छोटे उपकरणों के कारण, क्योंकि पूरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में उपकरण जो थे वो क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ भी कहा जाता है छोटे उपकरणों के कारण। आगे हम देखते हैं कि पाषाण के अतिरिक्त यहाँ पर हड्डी के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि मध्य पाषाण काल में अब पाषाण को छोड़ करके, यानी पत्थरों को छोड़ करके अब हड्डी के भी उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे ये चीज हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हड्डी के जो उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मदाहदा एक स्थल का नाम है ये, मदाहदा। मदाहदा से हड्डी के उपकरण भी मिले हैं और उपकरण के साथ में हड्डी के आभूषण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण और आभूषण दोनों चीजें मिली है, यानी हड्डी के गहने भी बनाए जाते थे, आभूषण भी बनाए जाते थे, और यहाँ पे उपकरण भी प्राप्त हुआ है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ से पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे तो माना जाता है कि पशुपालन की जो शुरुआत है वो नव पाषाण काल में हुई है, लेकिन यानी कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी नव पाषाण काल में, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के शुरुआत, यानी शुरुआती दौर के साक्ष्य जो है वो कब मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में मिले हैं। और कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ से पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद से हम देखेंगे कि दमदमा एक जगह का नाम है, एक स्थल का नाम है दमदमा। दमदमा से क्या मिला है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों की प्राप्ति हुई है। वैसे तो देखा जाए तो दमदमा से और भी मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, और वहाँ से एक जैसे कि सिंगल भी मिला है, डबल भी मिला है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक साथ में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल को। अब हम देखते हैं किसको? नव पाषाण काल को देखते हैं। तो नव पाषाण काल की क्या विशेषता थी? तो नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ, कृषि का आविष्कार हुआ है। क्या हुआ है? कृषि का आविष्कार कब हुआ है? तो नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, कृषि का जो आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ है। और इसके प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलते हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव से मिलता है। कहाँ से? लहुरा देव एक स्थल का नाम है, यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। फिर हम देखेंगे कि पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो नव पाषाण काल से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पशुपालन की शुरुआती दौर यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे पशुपालन ऐसे होता नहीं है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होना शुरू हो गया है, और पशुपालन का प्रारंभ जो है वो नव पाषाण काल से हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहिए का आविष्कार जो है वो भी कहाँ हुआ है? तो नव पाषाण काल में ही हुआ है। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ है? कब हुआ है? तो नव पाषाण काल में ही हुआ है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जितने भी पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही है, यानी कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी को ये बात पता है कि एग्जाम जो है वो बीपीएससी ले रही है, और बीपीएससी का अपना एक लेवल होता है। तो इसके लिए यहाँ वहाँ से और जहाँ तहाँ से पढ़ने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो हम लोगों को सब कुछ ध्यान से और थोड़ा डीप में जा करके पढ़ना होगा। तो इसलिए इस तरह से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप लोग बस लगातार इस वीडियो को देखते जाइएगा।
वीडियो में सीरीज आते जाएगा, आप लोग देखते जाइएगा और उसके बाद आप लोगों को कहीं और से कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप लोग कि सीटों की संख्या जो है वो 2.25 लाख के करीब में है। और इतना ध्यान में रखिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि अभी अगर नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि जैसे कि क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, या फिर छोटे उपकरण होने के लिए इसको किस नाम से जाना जाता है, तो माइक्रोलिथिक हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि हाँ मध्य पाषाण काल के हड्डी या फिर आभूषण के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मदाहदा से प्राप्त हुए हैं, ये चीज हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आदमगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है, तो इस चीज को हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ मध्य पाषाण काल में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोग देख लेंगे कि दमदमा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। फिर इसमें ये पूछ सकता है कि हाँ कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ है। फिर यहाँ पे और क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो नवपाषाण काल में, तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पशुपालन का आरंभ कहाँ से, तो नवपाषाण काल से। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। तो इस तरह से ये जितना भी टॉपिक है ये सबसे क्या हुआ है कि इसके पहले बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और उसी के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए ये जो चार्ट है इसको तैयार किया है। तो आप लोग इसको देखिए और देख करके इसको समझिए। यहाँ पे हम लोग पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में एक अंतर देख लेते हैं। अंतर यानी कि इसका कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में क्या अंतर है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, अंतर देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी खोज जो थी वो क्या था, आग था। क्या था, आग था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी खोज आग, यानी कि आग की जानकारी मनुष्य को पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। अब इसके आगे देखेंगे नवपाषाण काल में, तो कृषि तकनीक, यानी कि अब तो लोग कृषि करने लगे थे, खेती करने लगे थे, कृषक हो गए थे, तो कृषि की जो तकनीक है वो चीज़ आ गई थी नवपाषाण काल में। और साथ में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। पहिए का आविष्कार भी कब हुआ, नवपाषाण काल में। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, आग का आविष्कार जो है वो कहाँ पे, तो पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार और कृषि तकनीक का आविष्कार नवपाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जो औजार हैं वो बड़े हैं, भद्दे हैं, बेडौल हैं, ठीक है, और खुरदरे हैं, चिकने भी नहीं हैं। कैसे हैं, औजार भद्दे, बेडौल और खुरदरे हैं। यानी कि इसमें कोई भी सेंस नहीं नज़र आता है औजारों में, क्योंकि हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ जब शुरुआती दौर में होता है तो उसमें ज़्यादा तकनीक नहीं होती है। तो इस तरह से पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे कि औजार जो है वो भद्दे, बेडौल तथा खुरदरे हैं। लेकिन यही चीज़ नवपाषाण काल में जब हम आते हैं तो औजारों में सुंदरता बढ़ जाएगी। औजारों में क्या होगा, सुंदरता बढ़ जाएगी। तो औजार सुंदर हो जाएंगे, सुडौल हो जाएंगे। अब खुरदरे की जगह चिकने हो जाएंगे, बेडौल की जगह कैसे हो जाएंगे, सुडौल हो जाएंगे। यहाँ पर भद्दे की जगह पर अब नुकीले, धारदार और पॉलिश युक्त यहाँ पर क्या हो जाएंगे, औजार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए कि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में अंतर को हम लोग देख लिए कि हाँ इसमें क्या अंतर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गंगा घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में। नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में हम लोग देखेंगे, गंगा घाटी की संस्कृतियों के बारे में। तो यहाँ देखते हैं कि सारण जिला में एक जगह स्थित है जिसका नाम है चिराद, जो कि मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में आता है। सारण जिला में कौन सा जगह है, चिराद, जो कि मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में आता है। यहाँ से नवपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ था। क्या हुआ, नवपाषाण कालीन संस्कृति का विकास जो है वो कहाँ से हुआ था, तो चिराद से हुआ। और चिराद कहाँ पे है, तो चिराद जो है वो बिहार के सारण जिला में है, बिहार के सारण जिला में है। और यहाँ से क्या हुआ है कि सारण जिला से ही, सारण जिला के चिराद से ही, जो कि मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से नवपाषाण कालीन संस्कृति का विकास हुआ।
अब हम ये देखेंगे कि नवपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता क्या है। नवपाषाणकालीन संस्कृति की क्या है, विशेषता क्या है। तो विशेषता को यहाँ पर देखेंगे तो इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पर हड्डी तथा श्रृंग के बने उपकरण, यानी कि नवपाषाण काल में उपकरण जो है वो अब हड्डी के बनने लगे हैं और श्रृंग के बनने लगे हैं, यही इसकी विशेषता है। और ये विशेषता कहाँ पर पाई गई है, सबसे पहले तो चिराद में पाई गई है। चिराद जो कि सारण का यानी बिहार के सारण जिला का ही एक क्षेत्र है, यहाँ पर नवपाषाणकालीन संस्कृति का विकास हुआ है। हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा ये जो एक तरह से हम इसको मानेंगे कि ये इंट्रोडक्शन क्लास ही रहा है, जिसमें हम लोग इतिहास और उसके पाठ के बारे में जाने हैं और बेसिक कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखे हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके आगे अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बस इस वीडियो को देखते जाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम लोग चलते हैं। अब धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।